आहड़ वासियों के मणियों और आभूषण के विषय में हम देखें किस प्रकार के वो आभूषण पहनते थे, तो हम देखते हैं कि आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद गोमेद एक पत्थर होता है, पन्ना होता है ना, उसी प्रकार से गोमेद, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले जो सूक्ष्म उपकरण थे, वो भी उसमें वो लगाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटा, चतुष्कोणीय और षटकोणीय होता था। संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषण के रूप में करते थे तथा मिट्टी के मणकों का प्रयोग अन्य मध्यम और निम्न वर्ग के लोग किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमने यही देखा था। बड़े आकार वाले मिट्टी के मणकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता था। कीमती पत्थरों व मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गैंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे। मानव आकृतियों में नाक अत्यंत नुकीली बनाई जाती थी। कृषि व्यवसाय और इनके रहन सहन के विषय में हम बात करें तो आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर से ये प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन भी किया करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज और दावतें हुआ करती थी। जैसे हम सामूहिक भोज सब मिलके करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी ये प्रमाणित होता है कि जो बड़े बड़े जो भट्टियाँ मिली है, उससे यहाँ सामूहिक भोज होता था। इस भाग में वर्षा अधिक होने तथा नदी पास में होने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी, जिससे जो ये प्रमाणित करती है कि यहाँ अन्न बहुत मात्रा में पैदा होता रहा होगा। खुदाई में यहाँ कपड़ों आदि पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। खनन से प्राप्त सामग्री के अलावा यहाँ की खंदकें, यहाँ से जहाँ से ये सामग्री प्राप्त हुई है, देखने लायक है। इसमें खंदक संख्या 6 को देखने से पता चलता है कि लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। अन्य खंदकों में चूल्हे, आटा या मसाला पीसने के गाड़ेदार पत्थर आदि भी उल्लेखनीय है। एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस घर का बहुत बड़ा परिवार रहा होगा, जहां इतने व्यक्तियों के लिए खाना बनता था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः यहाँ सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था रही होगी। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, जिनका आकार अर्धगोलाकार है। अब आहड़ के समीपवर्ती कुछ क्षेत्रों की बात करें तो इसके समीपवर्ती गिलूंड, जो कि आहड़ सभ्यता का ही एक बहुत बड़ा स्थल है, गिलूंड नामक स्थान पर, गिलूंड जो कि राजसमंद जिले में है, जो कि उदयपुर का ही कभी पार्ट हुआ करता था। तो गिलूंड नामक स्थान पर जो खुदाई करी, वहाँ आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी हमें मिलती है। गिलूंड की खुदाई से भी काले व लाल रंग के बर्तन मिले हैं तथा चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों के प्रयोग की भी जानकारी मिली है। आहड़ से मिलते जुलते लाल काली धरातल में चित्रित मृदभांड सौराष्ट्र मतलब गुजरात में रोजड़ी नामक स्थान से भी मिले हैं, परंतु वहाँ उनकी संख्या बहुत कम है। इस सभ्यता का केंद्र मुख्यतः आहड़ ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी थी। अभी यह कहना संभव नहीं कि आहड़ में इस संस्कृति का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। इस संबंध में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। संभव है कि भविष्य में होने वाली खोज और अनुसंधान इस सभ्यता पर अधिक रोशनी डालेंगे। इन्हीं की अपन ने शुरू में देखा था कि रतन चंद्र अग्रवाल का खुदाई में बड़ा योगदान था। इन्हीं के शब्दों में है, आहड़ इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेडच, बनास व चंबल के कांठे में हो गया। ऐसा मत है रतन चंद्र अग्रवाल का। एक बड़े इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो राजस्थान के विषय में इतिहास पर पकड़ रखते हैं, उनके अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल ईसा पूर्व 1900 से ईसा पूर्व 1200 तक माना गया है।